नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी का अपना एक चैप्टर है पार्टनरशिप। देखिए, हमने पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर मींस रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाता है, जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से निकल जाता है, उस समय क्या समस्याएं रहती है, क्या बातें आती है, उन सारी चीज़ों को हमको इस टॉपिक के अंदर समझना है। तो हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करना पसंद करेंगे आपके साथ कि एटलीस्ट पार्टनरशिप होती क्या है, और जब हम तीसरा चैप्टर आज पढ़ा रहे तो उससे पहले दो कहाँ गए, उन दोनों पर भी हम बात करेंगे। तो आई थिंक हमने उन दोनों को पहले पढ़ा चुके हैं, दोनों ही समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार उनका क्विक रिवाइज करके फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप का मीन्स दो या दो से अधिक व्यक्ति। आपके पास एक व्यक्ति था, उसने दूसरे व्यक्ति के साथ में जुड़ गया और काम स्टार्ट किया। कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कारोबार को करते हैं और लाभ हानि विभाजन करते हैं, उसी को हम एक साझेदारी का नाम देते हैं। जब दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेंगे मीन्स एक वैधानिक व्यवसाय करते हैं और उसमें लाभ हानि बांटते हैं, उसी को हम एक बिजनेस कहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। आपके पास टोटली आरबीएससी के अंदर पार्टनरशिप है, इसका मार्जिन हम समझते हैं तो 25 नंबर की पार्टनरशिप आती है। एक अपने आप में बड़ा सा भाग है ये पार्टनरशिप। 25 नंबर तक के आपके पास में सवाल इस में से आते हैं, मींस केवल एक ही टॉपिक में से नहीं। आपके पास टोटली पार्टनरशिप के 4 चैप्टर हैं। पार्टनरशिप को लेकर यदि हम देखते हैं तो हमारे पास में 4 चैप्टर है। जनरल इंट्रोडक्शन है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डिसॉल्यूशन। इस तरह से हमारे पास 4 अलग अलग चैप्टर है जिनको हमें यहाँ पे पढ़ना है, समझना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं वो है आपका जनरल इंट्रोडक्शन और एडमिशन। देखिए, जनरल इंट्रोडक्शन और एडमिशन से रिलेटेड ही हमारा तीसरा टॉपिक है रिटायरमेंट। हम ट्राई करेंगे कि जो चीजें हमने यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाए थे उनको यहाँ सही ढंग से देखना है, समझना है। देखिए, रिटायरमेंट जैसा कि नाम से क्लियर है, रिटायर मीन्स आपका कोई पर्सन यहाँ से छोड़कर जा रहा है। हम ये बात स्टार्ट से जानते हैं कि हमारे पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 50 भी हो सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 50 है हमारे पास में, और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके आप 100 भी कर सकते हो। लेकिन हम एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि वी हैव टू मिनिमम 2 पार्टनर एंड मैक्सिमम इज 50 पार्टनर्स। तो मान लीजिए आपके पास 3 पर्सन काम कर रहे हैं, ए, बी और सी। अब इन तीनों में किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, किसी कारणवश यदि कोई पार्टनर है, किसी कारणवश यदि कोई पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म छोड़कर चला जाता है, यदि कोई पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है, उसी को हम रिटायरमेंट कहते हैं। रिटायरमेंट या निवृत्ति कहेंगे। डेथ अलग चीज होती है। आपकी डेथ अलग बात है, रिटायरमेंट अलग बात है। डेथ में तो सामान्य सी बात है, जीवन छोड़कर जाएगा, धरती से उठ जाएगा। लेकिन रिटायरमेंट में आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म छोड़नी है, किसी कारणवश आप चाहे इन फ्यूचर काम करो ना करो वो आपका लुकआउट है, बट आप ऑन टाइम पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाओगे। देखिए, जब एक पार्टनरशिप फर्म में, जो पार्टनरशिप फर्म चल रही है उसके अंदर जब आप परिवर्तन लाते हो, जो चल रहा था उसके अंदर हम थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्गठन। एक शब्द आता है पुनर्गठन, जिसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मीन्स होता है कि साझेदारी समझौते में परिवर्तन करना। जो पहले से पार्टनरशिप फर्म चल रही है उसके अंदर आपको चेंजेस लाना, उसको बंद करके नए सिरे से प्रारंभ करना, वो सारे ही पुनर्गठन के भाग कहलाते हैं। तो एक पार्टनरशिप फर्म में जब 2 पार्टनर अपना काम स्टार्ट करते हैं उस समय वो दोनों आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं। इन पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट बन रखा है हमारे पास, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के बेस पर अपना काम करते हैं। और हमारे जितने पार्टनर हैं वो आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। और जो पार्टनरशिप डीड आपने बनाई है उस पार्टनरशिप डीड के बेस पर ही आपको अपना काम करना होता है। उसी पार्टनरशिप डीड के बेस पर आप अपना जो पार्टनरशिप मैनेज करने का काम है वो करते हो। यदि किसी कारण हम उस पार्टनरशिप डीड को चेंज करते हैं, जो हमारा साझेदारी समझौता है
उसको यदि हम परिवर्तन करते हैं तो उसी को कहते हैं साझेदारी पुनर्गठन। साझेदारी का पुनर्गठन का मीन्स हम यहाँ पे ये जानते हैं कि साझेदारी समझौते में परिवर्तन करना, साझेदारी जो फर्म है उसे नए सिरे से प्रारंभ करना, वो हमारे लिए कहलाती है पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्शन। ये होता कब है? ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जब हमको अपनी साझेदारी फर्म को बंद करके नए सिरे से स्टार्ट करना होता है? तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है नए साझेदार का प्रवेश। साझेदारी के पुनर्गठन हम इन सभी स्थितियों में करते हैं। पहला प्रवेश के समय, दूसरा आता है निवृत्ति, तीसरी आती है मृत्यु, चौथी आती है आपके पास में लाभ हानि, अनुपात में परिवर्तन के कारण, और एक आता है दो फर्म के एक होने पर, एकीकरण पर। देखिए हमारे पास अलग अलग कंडीशंस है जिसमें आपकी साझेदारी फर्म को हमको रिकंस्ट्रक्शन करना होता है, और वो कंडीशन ये सारी हैं। सबसे पहले जब कोई नया पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है उस समय आपको वापस नए सिरे से बनाना होगा। यदि आपका पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर छोड़कर चला जाता है, निवृत्त होता है, किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, आप अपना लाभ हानि अनुपात चेंज कर लेते हो, या फिर कोई दो अलग अलग फर्मों को आप एक कर लेते हो, उस समय आपका पार्टनरशिप जो डीड है वो फिर से नए सिरे से बनाई जाती है। फिलहाल हम ए पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। जब एक पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाता है उस समय आपको क्या काम करना है, उस समय क्या क्या कंडीशंस क्रिएट करनी है, उन चीजों को समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। हम आपको समझा रहे हैं, बोर्ड पे देखिए, आप ध्यान से समझना उसको। देखिएगा, अपना टॉपिक है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब एक पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाता है उस समय कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। उन एडजस्टमेंट को आपको इस टॉपिक के अंदर समझना होगा। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर लूं कि ये चैप्टर में से आपके एक तो 6 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन आता ही है। 100% प्रश्न बनता है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको समझने के लिए। पहला पॉइंट, जब एक पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म छोड़ेगा तो कुछ समस्याएं होती है, जिसमें पहला पॉइंट आता है लाभ हानि विभाजन अनुपात, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। देखिए पहली बात तो रेशियो होता क्या है। मान लीजिए मैं ये कहता हूं 100 रुपए है, आपके पास 100 रुपए है। अब सपोज करो आप एक अकेला व्यक्ति है, तो पूरा पैसा उसी को मिलेगा। एनी डाउट? बट हम बात करते हैं ए और बी हैं, तो ये दोनों इसको बांटेंगे, इस 100 रुपए को बांटेंगे। यदि हम कहते हैं बराबर बांट रहे हैं तब इसको कितना मिला? 50, इसको 50, तो ये हो गया 1:1। इसको अनुपात कहते हैं। अनुपात का मीन्स जो पैसा आप एक से ज्यादा लोगों में, जो चीज एक से ज्यादा लोगों में शेयर करते हो, बांटते हो, तो बांटने के लिए जो एक क्राइटेरिया डिसाइड होता है उसी को बोलते हैं अनुपात। और मान लीजिए 100 रुपए थे, ए और बी ने उसको बांट दिया है, बराबर बांटा है, मीन्स इनका रेशियो होगा 1:1। यदि मैं कहता हूं 100 रुपए को ए और बी ने इसमें बांटा है, मीन्स ए ने 70 रुपए लिए, बी ने 30 रुपए लिए हैं, तो इनका रेशियो बन गया 7:3। मान लीजिए आपके ए और बी ने इस पैसे को 75-25 में लिया है, ए ने 75 रुपए लिया, बी ने 25 रुपए ले लिया, तो आपका रेशियो बन जाएगा 3:1। तो ये अनुपात है, इसी को हम अनुपात बोलते हैं। और पार्टनरशिप में बिना अनुपात के काम चलता ही नहीं है। जैसे ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं, अपना पहला पॉइंट यही डिसाइड होता है कि आप आपस में लाभ हानि कैसे बांटोगे। आपके पास एक अकेला व्यक्ति है नहीं, एक से ज्यादा लोग हैं और सभी प्रॉफिट पर्पज से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप अपना प्रॉफिट कौन से अनुपात में बांटोगे, यही चीज डिसाइड करनी होती है। और यदि आपने ये डिसाइड नहीं किया है तो बराबर होगा। यदि आपने ये डिसाइड नहीं किया तो आपको बराबर शेयर करना होगा। दैट मीन वी हैव द ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चंस, बट इफ डोंट हैव द ओल्ड रेशियो देन वी हैव टू इक्वली शेयरिंग इन द प्रॉफिट ऑफ द ओल्ड रेशियो।
हम ये बात कहते हैं कि यदि आपके पास में पुराना अनुपात दिया हुआ है, और होगा ही, कंपलसरी है, क्योंकि जब हमने पार्टनरशिप बनाई थी उस समय ही हमने इसको एग्रीमेंट कर लिया था कि हमको कितने रेशियो में, कौन से अनुपात में बांटना होगा। लेकिन यदि नहीं है हमारे पास में, किसी कारण हमारे पास ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है, उसका मीन्स आपका बराबर होगा। तो हमारे पास अनुपात जनरली 3 होते हैं। मैं इस सारे पॉइंटों को वैसे डीपली डिस्क्राइब करूंगा, फिलहाल मैं आपको हल्का सा इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं कि आपका पहला पॉइंट लाभ हानि विभाजन अनुपात होते हैं, और अनुपात यहाँ पे अपने पास कितना है, 3। फर्स्ट है आपका ओल्ड शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड थर्ड है आपका गेनिंग रेशियो। अब ये क्या होते हैं वो अभी हम जस्ट पहले एक बार सारे एडजस्टमेंट देख लें, उसके बाद इसको समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पहला था प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। दूसरा पॉइंट आता है आपके पास में, अपना दूसरा पॉइंट आता है ख्याति का समायोजन। ख्याति का समायोजन। आपने एडमिशन के टाइम में हमने उस चीज को क्लियर किया था कि जब एक पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्शन होता है, पार्टनरशिप बनती है वापस, उसके बाद जब पार्टनर एडमिट होता है, रिटायर्ड होता है, उस समय आपको गुडविल का एडजस्टमेंट करना होता है। गुडविल एडजस्टमेंट का मीन्स आपको यहाँ पे जो पार्टनर जा रहा है उसको गुडविल का पैसा देके भेजना पड़ता है। जिस तरह से एडमिशन के टाइम एक पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है, ठीक उसी प्रकार से जब एक पार्टनर यहाँ से जाएगा तब वो अपनी गुडविल का पैसा लेकर जाएगा। नेक्स्ट अवर थर्ड पॉइंट इज रिवैल्यूएशन। संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। आपका असिस्टेंट लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना होगा। जिस तरह से आपने एडमिशन के टाइम में रिवैल्यूएशन किया था, आपको असिस्ट बढ़ रही है, घट रही है, आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो सारी चीजें जो आपने एडमिशन के टाइम में की थी वो यहाँ पे एज इट इज वापस फॉलो करना होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास संचित लाभ एवं हानियों का बंटवारा। जिस तरह से आपने एडमिशन के टाइम में जो रिजर्व आपने बांटे थे, जो पहले से आपके पास रिजर्व सेव पड़े थे, उन रिजर्व को आपने जहां एडमिशन में शेयर किया था यहाँ पर भी आपको करना होगा। जो रिजर्व आपने वहां बांटे थे एज इट इज आपको यहाँ पर भी बांटने होंगे। ये दोनों कॉमन पॉइंट है, चाहे वो एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, आपको दोनों ही जगह इन दोनों पॉइंटों को क्लियर करना है और एज इट इज सेम करना है। जो काम आपने एडमिशन में किया था वो काम आपको यहाँ पे रिटायरमेंट में भी करना होगा। नेक्स्ट यहां से आपके कुछ नए पॉइंट स्टार्ट होते हैं, समझने की कोशिश करना। जीवन बीमा पॉलिसी एक अच्छा पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक का मेजर पॉइंट आता है हमारे पास लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी जिसको कह सकते हैं। जीवन बीमा पॉलिसी जो पार्टनर अपने पास पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहे हैं उनके जीवन पर पार्टनरशिप फर्म एक पॉलिसी लेती है और उसी पॉलिसी का एडजस्टमेंट आपको इस चैप्टर के अंदर करना है। ये अच्छे ढंग से हम इसको आगे डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में निवृत्त साझेदार की देय राशि का निस्तारण। देखिए, निवृत्त साझेदार जो पार्टनर आपके पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है उसको बोलते हैं रिटायर्डिंग पार्टनर्स। हिंदी में कहेंगे निवृत्त साझेदार। जो पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म छोड़ रहा है वही होगा आपका निवृत्त साझेदार, रिटायर्डिंग पार्टनर्स। रिटायर्डिंग द डिस्पोजल ऑफ द अमाउंट ऑफ रिटायर्डिंग पार्टनर्स। जो रिटायर्डिंग पार्टनर्स का अमाउंट होता है, जो ड्यू अमाउंट उसका डिसाइड किया हमने। देखिए, एक कॉमन सी बात है, जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है तब पैसा लाता है, लेकिन वो जब जाएगा यहाँ से, जैसे ही वो पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाता है, अपने द्वारा लाया गया सारा पैसा लेकर जाएगा। उसने कितनी कैपिटल लाई थी, इसके अलावा और भी उसका कहाँ कहाँ पार्ट बनता है, वो सारा पैसा वो यहाँ से लेकर जाता है। तो जो आपका पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ेगा उस समय अपनी कैपिटल को लेकर जाएगा वो यहाँ से। तो जो पैसा लेकर जा रहा है वो पैसा हमको देना कैसे है, उसके लिए कुछ मेथड है हमारे पास में। उन मेथड को हमको इस पॉइंट में समझना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके 6 के बाद 7 पॉइंट आता है
चालू वर्ष के लाभ की गणना। देखिए, चालू वर्ष के लाभ की गणना, चालू वर्ष का मीन जो करंट ईयर चल रहा है, एक एग्जांपल से समझता हूं। देखिए, आपका कोई भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, एंड होता है 31 मार्च को। हम बात करते हैं एडमिशन के टाइम में, जब एक पर्सन एडमिशन लेता है तो हर कोई व्यक्ति यही चाहेगा कि मैं पहली तारीख या लास्ट तारीख को एडमिशन लूं, मतलब काम स्टार्ट होने से पहले एडमिशन, मतलब हम जनरली उसको फर्स्ट डे एडमिशन देते हैं ताकि अपना हिसाब पूरे साल का मैनेज हो सके। आप यही कोशिश करते हैं कि हम 1 अप्रैल को उसको एडमिशन देते हैं, अपने फॉर्म में एडमिट करते हैं फर्स्ट डे को, ताकि उसका जो हिसाब है पूरे साल भर का, उसका कैलकुलेशन सही समझ आ जाता है। सेकेंड पॉइंट, यदि वो मिड सेशन भी आ रहा है तो बात एक अलग है। फिर हमारे पास रिटायरमेंट की बात है, जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ता है, यदि वो पहली डेट लास्ट डेट को छोड़ रहा है तब तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि पहली डेट को भी आपके पास में सारा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है ऑलरेडी, और लास्ट डेट को भी होता है। पहली डेट का मतलब लास्ट ईयर का फर्स्ट इस साल ट्रांसफर हो जाता है, मींस फर्स्ट डे तो आपके पास कोई प्रॉफिट लॉस था ही नहीं है, वहीं से बिजनेस स्टार्ट किया है। बट लास्ट डे को यदि कोई पर्सन जा रहा है तब तो वो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करके पैसा लेकर ही जाएगा। लेकिन इन केस यदि कोई पर्सन मिड सेशन जा रहा है, मिड सेशन मीन्स मान लीजिए उस किसी व्यक्ति की 17 अक्टूबर को छोड़ दिया उसने, या चल डेथ ही हो गई, मान लो डेथ हो गई, डेथ के लिए तो डेट कोई फिक्स हो ही नहीं है भाई। रिटायरमेंट के लिए तो बंदा पहले से सोच ले कि नहीं मैं यार 31 मार्च को ही जाऊंगा ताकि मुझे हिसाब की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन डेथ तो कोई फिक्स ही नहीं है। 3 पार्टनर थे ABC, सी की डेथ हो गई 17 अक्टूबर को, अब 17 अक्टूबर को डेथ होगी तो हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि नहीं नहीं तू 31 मार्च को मरना, मेरे हिसाब में दिक्कत आती है, ये थोड़ी कह सकते यार, वो अपने हाथ में है ही नहीं मरना, तो वो तो जिस दिन मर जाए। तो मिड सेशन यदि कोई व्यक्ति अपने पार्टनरशिप फॉर्म छोड़कर चला जाता है तो उस समय हमें ये देखना होता है कि उसने कितने टाइम काम किया है। जैसे मान लीजिए आपका 17 अक्टूबर को कोई पर्सन जा रहा है, अब 17 अक्टूबर को जा रहा है, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, तो उसने काम तो किया ना इसमें, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर पूरा नहीं किया, 17 किया है, तो कम से कम 6 महीने 17 दिन काम किया है, तो आपको उसको 6 महीने 17 दिन का यहाँ पे प्रॉफिट देकर भेजना पड़ेगा। एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। तो अवर 7 पॉइंट इज द कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, पॉइंट नंबर 8 आता है कैपिटल एडजस्टमेंट, पूंजी का समायोजन। जिस तरह से आपने एडमिशन के टाइम में कैपिटल एडजस्टमेंट किया था, तो वो भी हल्का सा यहाँ पे भी इसी पॉइंट को लेकर आपको काम करना होगा। तो ये थे आपके सारे पास एडजस्टमेंट। अब हम एक एक एडजस्टमेंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमारा पहला एडजस्टमेंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले हम बात करते हैं, अपने पास 3 रेशियो होते हैं, वी हैव 3 रेशियो। फर्स्ट ओल्ड, न्यू, एंड लास्ट इज गेनिंग। देखिए, एडमिशन के टाइम में भी यही रेशियो हुआ करते थे, थोड़ा सा फर्क था, एडमिशन के अंदर नया पुराना और त्याग होता था, यहाँ आपके पास होगा ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस की जगह गेनिंग रेशियो। अब वापस इन तीनों का डेफिनेशन समझते हैं, इन तीनों का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है आपका ओल्ड रेशियो, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पुराना अनुपात। निवृत्त साझेदार या किसी साझेदार के पार्टनरशिप फर्म छोड़ने से पहले, किसी साझेदार के पार्टनरशिप फर्म छोड़ने से पहले सभी साझेदार जिस अनुपात में लाभारी बांटते हैं उसी को पुराना अनुपात कहते हैं। वापस बोलता हूं मैं आपके सामने कि जब किसी साझेदार के पार्टनरशिप फर्म को छोड़ने से पहले सभी साझेदार जिस अनुपात में लाभारी बांटता है उसे पुराना अनुपात कहते हैं। मतलब साझेदारी पुनर्गठन से पूर्व, इसको हम एक कॉमन डेफिनेशन ये भी बता सकते हैं कि साझेदारी पुनर्गठन से पूर्व सभी साझेदार जिस अनुपात में लाभानी बांटते हैं उसे हम बोलते हैं पुराना अनुपात। नया अनुपात साझेदारी पुनर्गठन के बाद, पुनर्गठन का मतलब वो चाहे प्रवेश हो, निवृत्ति हो, मृत्यु हो, परिवर्तन हो, वो सारी स्थितियां हैं। साझेदारी पुनर्गठन के बाद सभी साझेदार जिस अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे
उसे कहते हैं नया अनुपात। सभी साझेदार जिस अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे वो नया अनुपात बांट रहे थे। पुराने साझेदार जिस अनुपात में लाभ हानि बांट रहे थे वो पुराना अनुपात, और अब भविष्य में शेष साझेदार जिस अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे उसे कहते हैं अपना नया अनुपात। लेकिन बात करते हैं गेनिंग रेशियो, जिसको हिंदी में अलग अलग नाम कहते हैं, फायदे का अनुपात, अधिलाभ अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात। ये क्या होते हैं? तो जब एक साझेदार पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाता है, जैसे एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाएगा उस समय बाकी पार्टनर्स के लाभों में वृद्धि हो जाती है। और सिंपल सी बात है, मान लीजिए 100 रुपए है, 3 पार्टनर बांट रहे हैं, या मैं इसको 90 रुपए मानता हूं, 90 रुपए 3 पार्टनर 30-30 रुपए में बांट रहे हैं। जैसे ही आपका एक पार्टनर यहां से पार्टनरशिप फर्म छोड़ता है, जैसे ही एक पर्सन पार्टनरशिप फर्म छोड़ता है, मान लीजिए आपका ए ने छोड़ दिया, अब बी और सी दोनों 45-45 लेंगे, तो इन दोनों के पार्टनर्स जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का जो शेयरिंग है वो बढ़ जाता है, और जिस अनुपात में वो शेयरिंग बढ़ता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे गेनिंग रेशियो। तो यहाँ आपको कैलकुलेशन करनी होगी गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो की। ओल्ड रेशियो की कैलकुलेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो पहले से दिया हुआ होगा, नहीं है मान लीजिए आपके पास, तो वो आपका बराबर ही माना जाता है। तो हम यहाँ पे समझेंगे नए अनुपात की गणना और फायदे के अनुपात की गणना। नया अनुपात की गणना के लिए हमारे पास 3 पॉइंट है। जिस तरह से हमने एडमिशन के अंदर बहुत सारी कंडीशन क्रिएट की थी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ इतना नहीं है, सिर्फ आपको 2 या 3 पॉइंट समझने हैं, वो भी काफी आसान है, जिसमें हम पहला पॉइंट आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम फिलहाल न्यू रेशियो के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट, जब प्रश्न में नए अनुपात संबंधित कोई सूचना ना हो, देखिए आपको सवाल में न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो पुराना ही नया होता है। जैसे आपके पास 3 पार्टनर थे ए बी सी, 3:2:1 में। अब आपको लिखा है कि ए बी सी 3 साझेदार है, 3:2:1 में। सी अवकाश ग्रहण करता है। मान लीजिए आपका सी अवकाश ग्रहण करता है, नया अनुपात निकालो तो ए और बी का नया अनुपात 3:2। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है जब सवाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो। नेक्स्ट आता है कि यदि आपका नए साझेदार, मतलब जो साझेदार जा रहा है, निवृत्त साझेदार का हिस्सा शेष साझेदार खरीद लेते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, शेष साझेदार निवृत्त साझेदार का हिस्सा खरीदते हैं। उस समय आपको फॉर्मूला लगाना है, नया बराबर पुराना प्लस फायदा। तो इनको हम थोड़ा सा डीपली क्लियर एक्सप्लेन करेंगे। आज हम आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर के नोट्स की लिंक मैं डालूंगा, आप वो लिंक खोलिएगा, वहां से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। वैसे मैं आपको भेज भी दूंगा, बाकी लिंक भी भेजूंगा। तो आप आज जितना हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको अपना नोट डाउन करना है, ये सारी चीजें लिखनी है, तब जाके समझ आएगा। कल हम अपनी कैलकुलेशन समझेंगे और प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर ज्यादा थ्योरी पॉइंट नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपकी इस चीज समझ में आएगी। कोशिश कीजिएगा, यदि कोई समस्या रहती है तो आप हमें बता दीजिएगा। धन्यवाद।